Hello student, welcome to the bio session by SU sir. Today we study class 9 chapter number 15b improvement in food resources and husbandry. पिछले वीडियो में हमने आपको एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर में कैटल्स फार्मिंग और ब्रीड्स ऑफ काऊ एंड बुफेलो के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब एनिमल फीड्स यानी कि कैटल्स में क्या फीड्स होते हैं या क्या उनके भोजन होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स जो भी हम लोग कैटल्स का फार्मिंग कर रहे हैं उसमें दो तरह के फूड्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके मेंटेनेंस फूड मटेरियल, मतलब कि ऐसे फूड मटेरियल जो उनको डेली प्रोवाइड किया जाए उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए, उनके डेवलप के लिए, ठीक है। तो ये आपके मेंटेनेंस फूड रिक्वायरमेंट होते हैं। और कुछ आपके मिल्क प्रोडक्शन फूड होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन फूड में ये तब उनको प्रोवाइड किया जाता है जब उनका लैक्टिंग पीरियड चलता है, यानी कि जब वो मिल्क प्रोवाइड करने योग्य होते हैं तो उस समय उनके फूड्स में न्यूट्रिएंट्स की नीड थोड़ा ज़्यादा होती है। तो उस समय उनको कुछ स्पेशल कैटेगरी के फूड्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है जो उनके न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा अच्छे से बढ़ा सके और उनमें मिल्क का प्रोडक्शन यानी कि उनके लैक्टिंग पीरियड में मिल्क का प्रोडक्शन थोड़ा अच्छे से कर सके, ठीक है। अगर आप एनिमल फीड्स को डिस्क्राइब करेंगे तो वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आते हैं आपके रूफेस। रूफेस जो उनके नॉर्मल फूड्स में नॉर्मल टाइम में उनको फूड्स प्रोवाइड किया जाता है, उसमें उनके ग्रीन फोडर, लेगेस एंड हाई लेगुमिनेसी लाइक शीट, काउपी एक्सेट्रा, यानी कि घास वगैरह, घास फूस वगैरह होता है, ये उनको मतलब डेली यूज के लिए दिया जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जिनको हम लोग कंसनट्रेट्स कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से क्या होते हैं, भरे होते हैं। मतलब इनमें न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स, विटामिन ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके ग्रेन ऑफ मेज, ज्वार, बार्ली, ओट्स, ग्राम एंड अदर न्यूट्रिएंट फूड्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो मिल्क प्रोवाइडिंग पीरियड यानी कि लैक्टिंग पीरियड में उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा कैटल्स में कुछ डिजीज भी होते हैं, ठीक है। कैटल्स में कुछ डिजीज भी प्रोवाइड होते हैं। जब कैटल्स का फार्मिंग होता है तो डिजीज कैटल्स में होते हैं, उनके को ख्याल रखना पड़ेगा डिजीज के बारे में। डिजीज ऑफ कैटल्स, जब एक बहुत बड़े लेवल पे कैटल्स की फार्मिंग होती है, कुछ डिजीज उनमें क्या होती है, एक्वायर हो जाती है, ठीक है। और ये डिजीज जो होते हैं उनके हेल्थ के साथ साथ उनके लैक्टिंग यानी कि उनके मिल्क प्रोवाइडिंग को भी क्या करती है, कम करती है, और इन्फेक्शन के द्वारा उनका डेथ भी हो सकता है। तो कुछ डिजीज के बारे में हम जानेंगे और उस डिजीज में क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट किया जाता है, कैसे उस डिजीज से कैटल्स को प्रिवेंट करके यानी कि बचा के रखना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। डिजीज ऑफ कैटल। डिजीज कैटल्स फार्मिंग में ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कैटल्स में क्या होते हैं, एक्वायर होते हैं, और उनसे कैटल्स की डेथ भी होने की क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कैटल्स आपका तब हेल्दी माना जाएगा जब वो रेगुलर फीडिंग करता हो, अच्छे से ग्रोथ करता हो, ठीक है, और उसके कुछ बॉडी एक्टिविटीज़ हैं, रेगुलर बॉडी उसका जो है बॉडी पार्ट या फिर बॉडी में बहुत सारे ऐसे, एक कैटल्स आपका तब हेल्दी माना जाता है जब उसका बॉडी रेगुलर ग्रोथ करे और वो रेगुलर फीडिंग करे और उसमें कुछ ऐसी बॉडी से टेम्परेचर या बॉडी रेट, पल्स रेट, ये सब क्या हो आपके एक फिक्स डिफाइन हो। जैसे कि अगर हम काउस की बात करेंगे तो काउ में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 30
31 डिग्री सेल्सियस यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। पल्स रेट 40 to 60 पर मिनट होना चाहिए और रेस्पिरेशन रेट 15 to 30 पर मिनट होना चाहिए काउस के लिए। अगर इतना काउस में रीडिंग आ रहा है, अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैटल से काउ आपका हेल्दी माना जाएगा। ठीक, अगर आप बुफेलो की बात करें तो बुफेलो में बॉडी टेम्परेचर 37.2 से 38.2 डिग्री सेल्सियस, इसका भी लगभग 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। पल्स रेट इसमें 14 to 45 होना चाहिए और रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए 60 to 80 पर मिनट होना चाहिए। अगर ये एक्वायर एक्टिविटीज यानी कि एक्वायर रिजल्ट अगर आप किसी काउस का या किसी भी कैटल्स का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मेनली काउ और बुफेलो का, तो आपका ये कैटल्स क्या है, हेल्दी। अन्यथा आपके कैटल्स में बहुत सारे डिजीज होते हैं। ठीक है, ये डिजीज जो होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कि पैरासाइट डिजीज जो होते हैं वो फंगल, बैक्टीरियल और वायरल मतलब कि फंगल इन्फेक्शन से होंगे और बैक्टीरिया से भी होते हैं और फिर वायरस से भी होते हैं। ठीक है, ये डिजीज जो होते हैं ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट के होते हैं। इंटरनल पैरासाइट, अगर आप इंटरनल पैरासाइट की बात करेंगे तो जैसे कि लाइट्स और टिक्स, ये दो पैरासाइट हैं, लाइट्स और टिक्स, जो उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज, इंटरनल ऑर्गन क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इंटरनल ऑर्गन की बात करें जैसे लीवर हो गया, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, सबको क्या करेंगे, वो डैमेज करते हैं। ठीक है, वहीं अगर एक्सटर्नल पैरासाइट की बात करें, एक्सटर्नल पैरासाइट में आपके वार्म और फ्लूइड्स आएंगे, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जैसे कि ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, इसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब जो अपने पैरासाइट डिजीज होते हैं वो इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शन से, मतलब इन्फेक्टेड भी होते हैं, नॉन इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अलग टाइप आता है इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज जो होता है वो मेनली बैक्टीरिया से होता है और उसमें वायरस से भी और प्रोटोजोआ से भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज में अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसे डिजीज हैं जैसे कि आपके एंथ्रेक्स हो गया। ठीक है, ये आपका एंथ्रेक्स हो गया, रिंडर पोस्ट हो गया, ये आपके ऐसे हैं इन्फेक्शन डिजीज हैं। ठीक है, तो ये किसी एक एनिमल्स में होने पे उसके पास वाले सभी एनिमल्स में क्या होते हैं, ये फैलने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और नॉन इन्फेक्टेड भी डिजीज आते हैं कि किसी एक एनिमल्स में हो तो उसी एनिमल्स में रहते हैं, दूसरे एनिमल्स में नहीं जाते हैं। यहाँ हमने कुछ डिजीज़ के नाम लिखे हैं और उनमें कैटल्स में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं जब ये डिजीज होती है, तो एक एक करके इस डिजीज को थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो डिजीज है वो आपका काउपॉक्स। काउपॉक्स जो डिजीज होता है इसमें जो सिम्टम, मेन सिम्टम आते हैं वो होते हैं फीवर्स और स्मॉल नूडल्स, यानी कि बॉडी पे क्या होता है, स्मॉल नूडल्स में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और फीवर करते हैं, काउपॉक्स। सेकंड जो है ये है माउथ एंड फूट्स। माउथ एंड ये फूट्स नहीं होगा, ये फूट होगा, यानी कि पैर और मुंह में क्या होता है, क्षणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग खुरपका या मुंहपका कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्टर अपीयर हो जाते हैं कहाँ, माउथ और फूट में। ब्लास्टर मतलब कि वही घाव आ जाता है, कैंसर वाले थोड़ा घाव उत्पन्न हो जाता है माउथ और फूट पे। इनमें हाई फीवर होता है और वर्क में क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है, मतलब काम करने का मन नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है वो है रेंडल पेस्ट जो डिजीज हो, इसमें मेनली जो सिम्टम निकल के आता है वो डायरिया होता है। ठीक है, और डायरिया होने से ये में भूख वगैरह भी नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज म्यूकस फ्रॉम आई एंड नोस्ट्रियल। जब भी आप कैटल्स को देखोगे तो उनके मुख से और नाक से क्या होगा, म्यूकस जैसा, मतलब एक लिक्विड जैसा क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। ठीक है, जो लगातार नाक में निकल जाता है और ये डायरिया होता है, मतलब हिंदी क्या होता है, पाचन सही से नहीं होता, तो अच्छे से खाते हैं तो बार बार उनमें दस्त वाली समस्या लगी रहती है। इसके बाद फोर्थ जो है एंथ्रिक्स है। एंथ्रिक्स में क्या होता है, फीवर होता है और स्वेलिंग बॉडी होती है, बॉडी में क्या होती है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, और मिल्क सिक्रेशन में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि मिल्क सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस में भी फीवर होता है और इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस एंड लंग्स एंड इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन में क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ब्रूसिलोसिस में भी यही होता है, इन्फेक्शन इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में इंटरनल ऑर्गन जैसे यूट्रस, लंग्स और इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और ब्रूसिलोसिस में इन्फेक्शन होता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो यूट्रस में, काउ वगैरह जो कैटल्स का फीमेल वाला पार्ट है उसमें यूट्रस में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। और मेल एनिमल्स की बात करेंगे तो उनके टेस्टिस में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो इन्फेक्शन होता है वो भी आपको कैसे होता है, ब्रूसिलोसिस में। तो ये ट्यूबरकुलोसिस, ब्रूसिलोसिस ये आपके एंथ्रिक्स, ये आपके कैसे है, इन्फेक्शन डिजीज है। ठीक है, इसके बाद या इन्फेक्टेड डिजीज है। इसके बाद थर्ड अगला जो आता है वो है सैल्मोनेलोसिस। इसमें भी क्या होता है, फीवर होता है, डायरिया होता है और ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, नहीं बॉडी में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा। और फिर लास्ट जो है रिंगवर्म या एस्परगिलस, इसको क्या कहेंगे, एस्परगिलस। इसमें क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर एंड रेज्ड क्या होते हैं, पैचेटिक बॉडी, बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे और लाल लाल रंग के निकल जाते हैं, धागे निकल जाते हैं। तो ये कुछ डिजीज हैं जो कैटल्स में होते हैं और उनके कुछ क्या है, सिम्टम है। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के, जितने भी वीडियो मेरे चैनल पे है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक, चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्लास 10 और क्लास 9 के बायोस सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर या PDF होते हैं या शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कि डिजीज को कंट्रोल कैसे कैटल्स को इन डिजीज से प्रिवेंट करके रखा जाए, बचाया या रखा जाए, तो उसके लिए हमको रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। जब भी जो भी आप कैटल्स का फार्मिंग करते हैं उनमें क्या करें, रेगुलर मॉनिटरिंग करें, उनका मॉनिटरिंग करें और उनको देखें कि उनमें किसी का तबियत वगैरह, किसी का हेल्थ में कोई इशू तो नहीं है। और उसके साथ ही जितने भी उसके पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट जो भी सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, जैसे उनका मल हो गया, यूरिन हो गया, उनके खाने पीने का, उनके पानी का, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको आप जल्दी से मतलब हमेशा क्लीन रखना चाहिए, फ्लोर को ऐसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई कैटल्स या कोई एनिमल्स क्या हो गया, डेड हो गया है, तो उसको तुरंत उसको डिकम्पोज कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एनिमल्स इन्फेक्शन हो गई, इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसको सभी एनिमल्स से दूर रखना चाहिए, उसको थोड़ा ज़्यादा देखभाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, एनिमल्स को हम लोग डिजीज से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मेडिसिन प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल हैं, उन मेडिसिन को ला के इनके फूड्स में मिला के इनको देना चाहिए। और जो भी वैक्सीनेशन हुआ है, सभी वैक्सीनेशन का है, उस वैक्सीनेशन को टाइम टू टाइम मेडिकल टर्म्स को अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए उनको इनके बॉडी में क्या करना चाहिए, इंजेक्ट करना चाहिए, ताकि ये उनको डिजीज को क्या कर सकते हैं, बचा सकें। ठीक है, अब द नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि मुर्गी पालन। जिस तरह से कैटल का फार्मिंग होता है एक बहुत बड़े मीट और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, उसी तरह से कैटल्स का भी फार्मिंग होता है, मेनली चिकन यानी कि मीट के लिए और एग्स यानी कि अंडे के लिए इनका भी फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया भारत देश में पोल्ट्री फार्मिंग में इंडिया 5 नंबर पे है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये 5वें स्थान। इससे पहले 4 अन्य देश हैं, इसमें आपका USSR यानी कि रशिया कंट्रीज, चाइना, अमेरिका और जापान। इन चारों में के बाद 5वें नंबर पे किसका नंबर आता है, इंडिया का। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में यानी कि मेनली चिकन्स का यानी कि मुर्गियों का क्या होता है, हेंस का क्या होता है, फार्मिंग होता है, उनको पाला जाता है। और इसके अलावा भी इसमें पीकॉक, पीजन, स्वान, ठीक है, डॉग्स, इन सब का भी क्या होता है, फार्मिंग होता है। मेनली क्या होता है, इनको पाला जाता है। ठीक है, जो
चिकन यानी कि हैंस का फार्मिंग होता है वो मेनली इनमें अगर क्वालिटी देखा जाए इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बॉयलर, एक होते हैं लायर्स। बॉयलर जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, आपको पता है। ये मेनली मीट के लिए क्या होता है इनका फार्मिंग किया जाता है। ये मेनली किस पे क्या प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो लायर्स हैंस होती हैं जो जिनको हम लोग देशी किस्म के मुर्गियाँ कहते हैं, ये मीट के साथ साथ एग्स का भी प्रोवाइडिंग करती हैं, यानी कि मेनली इनको एग्स और मीट दोनों के लिए क्या जाता है, ठीक है। अगर और ये दोनों चूँकि अलग अलग एम्स के लिए इनका फार्मिंग होता है तो इनमें कुछ अलग डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस क्या होता है, जो बॉयलर होती हैं उनको मैच्योर होने में तो एक हैंस चिकन से छोटे से चिकन से पूरा हैंस को कंप्लीट मैच्योर होने में 6 to 7 वीक्स में क्या हो जाती है, वेल डेवलप हो जाती है। जबकि लायर्स जो हैंस होती हैं जो एग्स और मीट दोनों प्रोवाइड करती हैं, इनको लगभग 20 to 25 वीक्स लगता है, ठीक है, लगभग 20 वीक्स लगता है इनको मैच्योर होने में, ठीक है। और उसके बाद ही एग्स का लाइन करना शुरू करती है, यानी कि एग्स प्रोवाइडिंग करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ ब्रीड्स देखेंगे। कुछ ब्रीड्स हैं पोल्ट्री के, मेन ब्रीड्स हैं। इंडिगस ब्रीड्स में अगर देखेंगे, यानी कि जो देशी ब्रीड्स हैं उसमें सबसे पहले आता है अशील, कड़कनाथ, छत्तीसगढ़ एंड ब्रूशा। ये मेन 4 डिजीज हैं जो कैसे हैं, इंडिगस डिजीज है, ये अपने देश के ब्रीड्स हैं, ठीक है। और इन्हीं में से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स हैं वो होता है पीला, जो कैसे होती हैं, गोल्डन कलर की होती हैं, भूरी के पूरे लाल रंग की होती हैं, ठीक है, गोल्डन कलर की। याकूब यानी कि ब्लैक और रेड दोनों मिक्सअप होते हैं। और न्यूरी ये मेनली वाइट होते हैं। और काजल ये टोटली क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। इन वैरायटी के आप हैंस को देखे भी होंगे अपने आसपास चीज़ों के, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्जोटिक ब्रीड्स भी होते हैं, कुछ विदेशी ब्रीड्स भी होते हैं, ठीक है, जो उनमें कौन कौन से होते हैं, वाइट लेगहॉर्न एंड रोड आइलैंड रेड। वाइट लेगहॉर्न जो ब्रीड होता है ये मेनली मीट के लिए क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मेनली पॉपुलर और मीट के लिए ब्रीड होते हैं। और इनके साथ ही एग्स का भी प्रोवाइडिंग करते हैं, मेनली एग्स का ही प्रोवाइडिंग करते हैं, मीट्स बहुत कम प्रोवाइड करते हैं, जो वाइट लेगहॉर्न ब्रीड्स के हैंस होते हैं। इनको नाम इसलिए वाइट लेगहॉर्न रखा गया क्योंकि इनका जो एग जो भी एग प्रोवाइड करते हैं वो एग जो होती है थोड़ा लंबी यानी कि वाइट कलर का, थोड़ा लॉन्ग होता है, साइज में कैसा थोड़ा लॉन्ग होता है और वाइट कलर होता है, ठीक है। ये थोड़ा बड़े होते हैं, इनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये कम फूड्स में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंड जो होते हैं रोड आइलैंड रेड, ये इनका अगर एग्जॉटिक ब्रीड है तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए। लेकिन यूएसए में एक रोड आइलैंड करके जगह पड़ता है, वहाँ से इस ब्रीड को क्या किया गया है, ओरिजिन माना जाता है। और ये ड्यूल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि मीट के लिए भी यूज किए जाएंगे और फिर एग्स के लिए भी यूज किए जाएंगे, ठीक है। और ये इनमें जो एक लेइंग रेट होता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, जब तक कि एग्स प्रोवाइड करते हैं तो एग प्रोवाइड में यूज किया जाता है, इसके बाद इनका मीट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ क्रॉस ब्रीड भी होते हैं। क्रॉस ब्रीड्स जो पाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो यूजेज हैं मीट्स का और एग्स का हमारे कंट्रीज में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेली का जो यूजेज है बहुत ज़्यादा है। इन यूजेस को देखते हुए साइंटिस्टों के द्वारा कुछ ऐसे ब्रीड्स को बनाया गया, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड भी कराया गया जिसमें इस यूजेस को क्या किया सके, कम किया जा सके। इसमें जो मेनली हाइब्रिड ब्रीड आता है वो 3 है। पहला है HS 260, IVL 80 एंड B77। ये कुछ हैंस के ब्रीड हैं जो हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ब्रीड यानी कि 2 अलग अलग ब्रीड्स के हैंस का या 2 अलग ब्रीड का ऑर्गेनिज्म को जब एक साथ क्रॉस करा के, उनके रिप्रोडक्टिव क्रॉस करा के इनके बीच में एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है, ठीक है। इनके क्रोमोसोम में चेंजिंग करके तो वो हाइब्रिड करके बनते हैं। तो ये आपकी हाइब्रिड ब्रीड है, इसमें एक इंडिगस ब्रीड को और एक एक्सोटिक ब्रीड यानी कि एक भारतीय ब्रीड और एक विदेशी ब्रीड, दोनों नस्लों को एक साथ रख करके, ठीक है, एक
संकर ब्रीड बनाया गया, क्रॉस ब्रीड बनाया गया, जिससे एग्स का प्रोवाइडिंग और मीट का प्रोवाइडिंग दोनों आसानी से पूरा कर सके। ठीक है, अब मेनली का यूज होता क्यों है, यानी पोल्ट्री फार्मिंग हम मेनली क्यों करते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको एग्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, एग्स जो होते हैं, एग्स का प्रोडक्शन, एग्स जो आपके प्रोटीन और विटामिन से क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, और मेनली इनमें एग्स के प्रोडक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, एग्स जो प्रोवाइड करते हैं हेंस, उनको लायर एनिमल्स कहते हैं। क्या नाम है? लायर। ठीक है, ये कैसे होते हैं? एग्स प्रोवाइडिंग हेंस। ठीक है, कैसे होते हैं? लायर्स होते हैं, एग्स प्रोवाइडिंग हेंस होते हैं। इनको अगर मैच्योर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये लगभग 20 वीक्स देती हैं अपने आप को डेवलप करने में। ठीक है, 20 वीक्स में क्या जाती है, ये डेवलप हो जाती है, और 20 वीक्स के बाद ये एग्स का प्रोवाइडिंग शुरू कर देती है, और लगभग ये आपको लगभग 500 डेज एग्स का प्रोवाइड करते हैं, लगभग 1.5 ईयर, यानी कि लगभग 1.5 यानी कि लगभग 1 ईयर और आधा के लगभग 1.5 ईयर्स तक, यानी कि 1.5 साल तक क्या करती है, एक का प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद जो बॉयलर प्रोडक्शन होता है, बॉयलर प्रोडक्शन जो मेनली मीट के लिए इनका फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो है मीट को प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, बॉयलर है। ठीक है, ये क्या करेंगे, मीट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये मेनली मीट का प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये बॉयलर होती हैं, इनको मेच्योर होने में 6 to 7 वीक का टाइम पीरियड लगता है। ये 6 to 7 वीक में मेच्योर हो जाती है। ठीक है, और 6 to 7 वीक में इनका जो नेट वेट होता है वो लगभग 700 ग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक ये अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये इतने ग्राम से कितने किलोग्राम के बीच की मेच्योर हो जाती है, और मेनली ये मीट के लिए क्या कहते हैं, यूजेस करते हैं। ठीक है, अब पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ केयर भी करना जरूरी है। पहला तो रहता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो प्लेस आप चुन रहे हैं वो प्लेस कैसा होना चाहिए, उनके वेदर के हिसाब से बहुत ही अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडी, अगर मान लीजिए विंटर का वेकेशन चल रहा है, ठंडी ज़्यादा पड़ रहा है तो ज़्यादा ठंडा वाली जगह पे भी रहना चाहिए। गर्मी अगर मान लीजिए समर वेकेशन चल रहा है तो ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर भी, ज़्यादा समर वाली जगह पर भी उसको रहना। तो ऐसे प्लेसेस को चुनना चाहिए जो वेदर के क्या हो अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड जो होता है कि जब इनमें ग्रोवर स्टेज चलता है, यानी कि ग्रोवर स्टेज जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब ये हैचिंग वाला प्रोसेस चलता है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हैंस। ठीक है, तो वो जो स्टेज होता है वो ग्रोवर स्टेज होता है, और ग्रोवर स्टेज में इनको जो फूड्स इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो भी इनका फूड ज़रूरी है वो कैसे होने चाहिए, विटामिन से क्या होना चाहिए, फुलफिल होना, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मेनली विटामिन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, और विटामिन ए और विटामिन के का होना चाहिए, अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रोवर स्टेज में इनमें फूड का यानी कि फीडिंग का प्रोसेस थोड़ा अच्छे से करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। सेकंड जो है कि जब इनमें ग्रोविंग स्टेज खत्म हो जाता है, ठीक है, और जितने भी लायर्स में हेंस होते हैं जो एग प्रोवाइड करते हैं, तो ये जब एग्स प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, तो इस समय तक इन एग्स को स्पेस इनके प्लेसेस में क्या होना चाहिए, एक हेंस के पीछे अच्छा खासा स्पेस मेंटेन रखना चाहिए। यानी कि जहाँ भी आप हेंस का फार्मिंग करेंगे उनमें स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये आसानी से उसमें क्या कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने आप को ग्रोथ कर सकें। और उसके साथ ही साथ जो प्लेस आप चुन रहे हैं उसमें लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ये एग्स प्रोवाइड कर देती हैं उसके बाद जो टाइम पीरियड शुरू होता है, ठीक है, उस समय उनको लाइटिंग का बहुत ज़्यादा क्या होता है, नीड होता है। ठीक है, बॉयलर्स वाले में भी, बॉयलर्स वाले में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, बट इतना स्पेस होना चाहिए ताकि ये अपने बॉडी को क्या कर सकें,
ग्रोथ कर सकें। ठीक है, अन्यथा अगर आप कम स्पेस में ज़्यादा इसका फार्मिंग करेंगे तो ये अपने आप को बॉयलर जो होते हैं अपने आप को बॉडी को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब बॉडी ग्रोथ नहीं होगा तो मेनली ये मीट के लिए ही, मीट पर्पज़ के लिए इनको फार्मिंग किया जाता है, तो वही डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो बॉयलर्स फिश होते हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके जो फीड्स होते हैं वो मेनली वीट होता है, वीट और वीट से रिलेटेड जितने भी ग्रेन होते हैं, ठीक है, इन सबको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। बट जो लाइव्स हैंस होती हैं जब ये मैच्योर हो जाती हैं, यानी जब इनमें एक प्रोवाइडिंग स्टेज चलता है तो ये इनको चूँकि ये घूम घूम कर क्या करते हैं, मतलब इनको घूमने का का प्लेस होना चाहिए ताकि ये घूम कर अपना फूड्स क्या करते हैं, खुद ही फीडिंग कर सकें, खुद फीडिंग कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका हेंस का यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग को आप अपने पोल्ट्री फार्मिंग में सब चीज़ों को ध्यान रखकर उनका यूजेज कर सकते हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं और मिल्क और मीट का प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ भी होते हैं। कॉमन डिजीज़ जो होते हैं उसको मैं जो नोट्स है वो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा। कॉमन डिजीज़ के यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ भेज दूँगा और उस कॉमन डिजीज़ में जो सिम्टम होते हैं, ठीक है, जो सबसे मेन कॉमन डिजीज़ है हेंस में वो होता है स्वाइन फ्लू, यानी कि बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, यही बर्ड फ्लू कहते हैं जिसमें इनका डेथ होना। तो जब बर्ड फ्लू से बचा के रखना चाहिए। ठीक है, और जो भी इनका बचाने का जो प्रोसेस है, जो भी इनका मेडिकल्स, जो भी इनके मेडिसिन प्रोवाइड किए गए हैं मार्केट में, वो मेडिसिन को इनके फूड्स में मिक्स करके इनको प्रोवाइड करना चाहिए। और जो भी वैक्सीनेशन अलाउ है, जब भी ये अपने यंग स्टेज में रहें तो वैक्सीनेशन को क्या करना चाहिए, इनमें इंजेक्ट कर देना चाहिए। ये कुछ बातों को ध्यान रख के आप पोल्ट्री फार्मिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। कल जो लास्ट वीडियो बनेगा उसमें आपको हम फिश कल्चर के बारे में और एपी कल्चर के बारे में, यानी कि मछली पालन और मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे। इस जो भी क्लास 9 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शॉर्ट नोट्स फिर बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से वीडियो का PDF आप प्राप्त करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।